मानव जन्म से मृत्यु तक कुछ न कुछ सीखता रहता है। सीखने या अधिगम से बालक का विकास अत्यधिक प्रभावित होता है। अधिगम के द्वारा ही बालक नई नई आदतों को सीखता है, रिवाज, प्रथाएं और जो रूढ़ियां होती हैं उनका अनुकरण करता है। बौद्धिक कौशल का विकास भी अधिगम के द्वारा ही होता है। सही तथा गलत का निर्णय, न्याय तथा सौंदर्य की अवधारणा अधिगम द्वारा ही विकसित होती है। अधिगम की यह प्रक्रिया जीवन पर्यंत यानी जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया बन जाती है। मानव का विकास अधिगम के द्वारा होता है और इसका आधार परिपक्वता होता है। मनोवैज्ञानिक यह मानते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति कुछ मूल प्रवृत्तियां लेकर जन्म लेता है तथा उन मूल प्रवृत्तियों की जो तृप्ति है वो अधिगम पर निर्भर करती है। अधिगम इस प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप ही संसार का यह विकास संभव हो सका है। सीखने की यह प्रक्रिया बहुत ही विस्तृत है। इस प्रक्रिया के विभिन्न पक्षों का अध्ययन करने से पहले हमारे लिए यह जानना आवश्यक हो जाता है कि अधिगम क्या है, अधिगम की परिभाषाएं क्या हैं, अधिगम की विशेषताएं क्या हैं, अधिगम को प्रभावित करने वाले तत्व कौन से हैं और अधिगम के सिद्धांत कौन से हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं अधिगम का अर्थ। अधिगम शब्द अंग्रेजी शब्द लर्निंग का हिंदी रूपांतरित है, जिसका अर्थ होता है सीखना। हर व्यक्ति बचपन से लेकर अपने जीवन में कुछ न कुछ सीखता रहता है। इस सीखने की प्रक्रिया में कुछ चीज़ों को तो वह अनुकरण द्वारा सीखता है, कुछ चीज़ों को वातावरण के द्वारा और कुछ चीज़ों को वह व्यवहार के द्वारा सीखता है। सीखने की इसी सतत प्रक्रिया को अधिगम कहते हैं। देखिए, अगर आप अधिगम का अर्थ समझने का प्रयास करें तो अधिगम क्या होता है, जो हम जीवन भर सीखते रहते हैं। अब वो जो सीखना होता है वो हम किसी का अनुकरण करके भी सीख सकते हैं, किसी के वातावरण के अंदर ढल के भी सीख सकते हैं और जब व्यवहार हमारा चेंज होता है तो उससे भी हमें सीखने को मिलता है। यही शिक्षण की प्रक्रिया है। परिभाषाएं अगर देखी जाएं तो अधिगम की जो परिभाषाएं, देखिए, जब भी आप कोई क्वेश्चन अगर अटेम्प्ट कर रहे हैं तो उस क्वेश्चन में इंट्रो के बाद में उसका मीनिंग और मीनिंग के बाद में उसकी डेफिनेशन जरूर होनी चाहिए, तभी आपका क्वेश्चन अच्छा बनता है। वुडवर्थ के अनुसार नवीन ज्ञान और नवीन प्रतिक्रियाओं को प्राप्त करने की प्रक्रिया सीखने की प्रक्रिया है। मर्फी के अनुसार अनुभव एवं व्यवहारिक दृष्टिकोण का परिमार्जन करना अधिगम है। हिलगार्ड के अनुसार नवीन परिस्थितियों में अपने आप को ढालना या अनुकूलित करना ही अधिगम है। गिलफोर्ड के अनुसार व्यवहार के कारण व्यवहार में होने वाला जो परिवर्तन होता है वही तो अधिगम कहलाता है। अधिगम अथवा सीखने की जो प्रक्रिया है वो क्या है? हर एक व्यक्ति अपने जीवन में निरंतर नए नए अनुभवों से कुछ न कुछ सीखता रहता है। यही सीखे हुए अनुभव व्यक्ति के व्यवहार में वृद्धि और संशोधन करते हैं। मनोवैज्ञानिक मानते हैं कि यह एक ऐसी प्रक्रिया है जो जीवन भर चलती रहती है। अतः कहा जा सकता है कि इस क्रिया में निरंतरता और सार्वभौमिकता है। इसलिए व्यक्ति अपने जन्म से मृत्यु तक कुछ न कुछ सीखता रहता है। ये सीखने की प्रक्रिया कभी भी, कहीं भी, किसी भी स्थान पर और किसी भी समय हो सकती है। चाहे बच्चा परिवार में हो, सिनेमा हॉल में हो, सड़क पे जा रहा हो, संगीत की कक्षा में हो, संस्कृति या समाज या पड़ोसी या स्कूल, जो भी साधन है वहाँ से हमें कुछ न कुछ सीखने को मिलता रहता है। उसके जीवन में सीखने की प्रक्रिया में विराम और अस्थिरता की अवस्था कभी नहीं आती। अगर विशेषताओं की बात करें तो अधिगम जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। अधिगम की प्रक्रिया माँ के गर्भ से प्रारंभ हो जाती है। जन्म के पश्चात जब बच्चा
वातावरण के साथ आता है, तो वातावरण में जो उसका अनुभव होता है, जो उसका व्यवहार होता है, उससे उसके व्यवहार, उसके अनुभव में परिवर्तन होता है। वो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष हो सकता है, औपचारिक अनौपचारिक हो सकता है। यही प्रक्रिया अधिगम की कहलाती है। अधिगम निरंतर और सतत चलने वाली है। बच्चा जन्म लेता है और जब तक वृद्धावस्था तक उसकी मृत्यु होती है, तब तक वो जिनके भी संपर्क में आता है वो सीखता रहता है। अधिगम अनुभवों का संगठन है। देखिए, जब भी हम कोई कार्य सीखते हैं तो उससे हमें क्या होता है, अनुभव होता है। अनुभव संगठित होता है। उस अनुभव के आधार पर फिर हम आगे और भी कुछ कार्य सीखने को हम मिलता है, तो अधिगम अनुभवों का संगठन कहलाता है। अधिगम परिवर्तनशील है। देखिए, जब आपके हाथ में एक छोटा सा मोबाइल था, आपको वो चलाना आता था, फिर आपके हाथ में एंड्रॉयड फ़ोन आ गया, फिर आपने उसको चलाना सीखा, यानी जो अधिगम होता है, एक जगह से दूसरी जगह जब आया तो परिवर्तित हो गया। सीखना विकास है जो कभी समाप्त नहीं होता। अधिगम एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया होती है। जब भी हम कोई कार्य सीखते हैं, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, तो आप वीडियो देख रहे हैं, आप भी कुछ सीख रहे हैं, यानी सीखने का एक उद्देश्य होता है, निश्चित उद्देश्य। वुडवर्थ के अनुसार नवीन कार्य करना ही अधिगम है। बहुत सारे लोग आपको ऐसे मिलेंगे, जब आप कोई नया कार्य करना स्टार्ट करेंगे तो उसमें वो अड़चन पैदा कर सकते हैं, आपको बोल सकते हैं भाई नया काम है, कैसे होगा, कैसे नहीं होगा। लेकिन वुडवर्थ कहता है कि जो नया काम है वो भी आपको अनुभव प्रदान करेगा। वो अनुभव आपका अगर सफल हुआ तो अच्छा अनुभव कहलाएगा, सकारात्मक कहलाएगा। अगर आप उस कार्य के अंदर असफल हुए तो वो नकारात्मक अनुभव कहलाएगा, लेकिन अनुभव आपको जरूर होगा। व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है। जब हमारा व्यवहार में परिवर्तन आता है तो वो अधिगम ही तो कहलाता है। सीखने की प्रक्रिया सार्वभौमिक है। सार्वभौमिक मतलब हर जगह सीखने की प्रक्रिया होती है। सीखना एक विकास है जो कभी समाप्त नहीं होता, और यह एक विकासशील प्रक्रिया है। अधिगम सामाजिक होता है या समाज में समायोजन में सहायता करता है। अधिगम जो होता है वो सकारात्मक नकारात्मक भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लो आप मंदिर में जा रहे हो, चर्च में जा रहे हो, गुरुद्वारे में जा रहे हो, मस्जिद में जा रहे हो, आप कहीं पर भी अच्छी जगह पे अगर जा रहे हो तो वहाँ से जो आपको अनुभव होगा वो आपका सकारात्मक कहलाएगा। लेकिन वहीं पर अगर आप किसी बार में जा रहे हो, कहीं पे ताश खेलने की टोलियां हैं वहाँ पे जा रहे हो, या कहीं पे किसी गलत आदत के अंदर जा रहे हो, अनुभव आपको जरूर होगा, लेकिन वो समाज के लिए अहितकारी होगा और वो नकारात्मक अनुभव कहलाता है। पूर्व अनुभव एवं अभ्यासों के द्वारा नई योग्यताओं का अर्जन करना ही अधिगम है। यानी जो आपको पूर्व अनुभव, जैसे आप मान लो जेबीटी कर रहे हो, डीएलएड कर रहे हो, आप बीएड कर रहे हो, आप एमएड कर रहे हो, या कोई भी कोर्स आप कर रहे हो, उससे पहले आपने 10th किया है, 12th किया है, ग्रेजुएशन किया है, तो वो जो आपका अनुभव है अब यहाँ पर भी काम आने वाला है, और आगे जब फर्दर कोई आप स्टडी करोगे तो वहाँ पर भी वो आपका अनुभव काम आएगा। तो यानी इस पॉइंट का मतलब क्या है कि जो हमारा पूर्व अनुभव होता है, उस पूर्व अनुभव के आधार पे हमें आगे जो हम कुछ सीखते हैं उससे एक नया अनुभव हमारे सामने आता है, यानी हमारा नया अधिगम आता है। अधिगम की जो प्रक्रिया होती है वो विवेकपूर्ण होती है। अधिगम वातावरण की उपज है। अब देखिए, अधिगम जब हम करते हैं, सीखना का कार्य जब चलता है, तो उसके अंदर ना कुछ कारक ऐसे होते हैं जो हमारे अधिगम को प्रभावित करते हैं। अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक निम्न हैं। परिपक्वता, मैचुरेशन, अब मैच्योर। अब देखिए, अधिगम अभिप्रक्रिया में परिपक्वता का एक विशेष महत्व है। यदि अधिगम प्रक्रिया में अधिगम करने वाले की आयु अधिगम सामग्री के अनुरूप नहीं है, इस स्थिति में अधिगम प्रभावित होगा। जैसे कक्षा अगर 5 के छात्र हैं और कक्षा 7 की सामग्री उसके सामने रख दी जाए तो उसका अधिगम प्रभावित होगा। यानी अगर मान लो, एक बात सोचने की है, मान लो आप डीएलएड या आप बीएड या आप कोई भी कोर्स कर रहे हैं, और आपके सामने अगर प्राइमरी का कोई सिलेबस आ जाए, आप आसानी से कर लोगे। लेकिन अगर प्राइमरी का बच्चा है और उसके सामने आप वाला सिलेबस चले जाए तो वहाँ अधिगम प्रभावित होगा। उसके बाद सीखने का समय। अधिगम एक ऐसी प्रक्रिया है जो जीवन भर चलती रहती है। यह क्रिया किसी भी समय किसी भी स्थान पर
किसी भी स्थिति में चलती रहती है, लेकिन इस अभिप्रक्रिया में समय विशेष का बहुत महत्व होता है। जैसे सुबह के समय जो हमारा मस्तिष्क होता है वो स्फूर्त होता है, यानी हमारा तरोताज़ा होता है। इस समय किया जाने वाला जो भी अधिगम होता है वो तेज होता है। जैसे जैसे शरीर में थकान आना शुरू होगा, सीखने की जो प्रक्रिया है वो धीमी होती चली जाती है। जैसे आप मान लो कोई एग्जाम करते हो, एग्जाम के अंदर आपने कोई क्वेश्चन लिखना शुरू किया। पहले क्वेश्चन में आप सोचोगे भाई हमारी राइटिंग भी अच्छी हो, पहले क्वेश्चन के अंदर आप सोचोगे भाई हम जो क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं वो बहुत अच्छे से होना चाहिए, और जैसे लास्ट का क्वेश्चन आता है फिर आप थक चुके होते हैं। आपकी राइटिंग भी उस टाइम पे पहले क्वेश्चन और लास्ट के क्वेश्चन के अंदर आप देखोगे तो आपको अंतर दिखाई देगा। यानी क्या होता है कि जैसे जैसे हम कोई कार्य करते हैं उसमें अगर थकावट होती है तो वो हमारा जो अधिगम है वो प्रभावित होता चला जाता है। शारीरिक एवं मानसिक थकान। अधिगम प्रक्रिया होते होते एक समय ऐसा भी आ जाता है जब अधिगम की प्रक्रिया धीमी हो जाती है, क्योंकि जब शरीर अथवा मस्तिष्क थक जाता है तब एक निश्चित स्थिति से अधिक कार्य नहीं किया जा सकता। उसके बाद अगर बात की जाए बुद्धि, अधिगम को प्रभावित करने वाले कारकों में एक कारक बुद्धि भी है। सामान्य एवं प्रभावशाली बालक की तुलना में मंद बुद्धि बालक किसी भी कार्य को करने में असमर्थ होता है या जल्दी नहीं कर पाता। भाई फॉर एग्जांपल जैसे मान लो कोई बच्चा डिसेबल है, डिसेबल का मतलब वो मानसिक रूप से विकलांग है, शारीरिक रूप से विकलांग है, या वो मान लो जैसे किसी भी तरह से अगर वो मेंटली मान लो परेशान है, उस बच्चे का सीखना और एक सामान्य बच्चे का सीखना, और एक बच्चा होता है जो गिफ्टेड चिल्ड्रन होते हैं यानी जो प्रतिभाशाली बालक होते हैं, तो उसका सीखना, तीनों के सीखने की जो गति होती है वो आपको अलग अलग देखने को मिलेगी। सीखने की विधि, किसी भी कार्य को करने अथवा सीखने में अधिगम की किस विधि का प्रयोग किया गया है उस विधि पर भी अधिगम होना प्रभावित होता है। अधिगम की जो विभिन्न विधियां होती है जैसे भाई करके सीखना, अनुकरण द्वारा सीखना, निरीक्षण द्वारा सीखना, परीक्षण द्वारा सीखना, सामूहिक विधि द्वारा सीखना, ये विधियां भी हमारे अधिगम को प्रभावित करती हैं। उसके बाद अभ्यास विभाजन, बालक को दिए जाने वाला अभ्यास कार्य को अगर छोटे छोटे भागों में कराया जाए, इस स्थिति में अधिगम की प्रक्रिया में तेजी आती है। वहीं अभ्यास कार्य को छोटे छोटे भागों में बांटकर सामान्य रूप से किया जाए, मान लो जैसे छोटे छोटे भाग किसी कार्य के कर दिया आपने तो वो आसानी से किए जा सकते हैं। लेकिन अगर कार्य को बांटा नहीं और आपने पूरा का पूरा कार्य एक ही बार में दे दिया तो उससे क्या होगा, शारीरिक मानसिक थकान होगी और आपका जो अधिगम की प्रक्रिया है वो प्रभावित होती है। उसके बाद आ जाता है अभिप्रेरणा। किसी भी कार्य को सीखते समय यदि प्रेरणा प्राप्त हो जाए, इस स्थिति में अधिगम तेज हो जाता है। जैसे किसी कार्य को करते समय यदि प्रेरणा नहीं होती तो उसमें मंदता आ जाती है, हम थक जाते हैं, हार मान लेते हैं और वह कार्य सफल नहीं हो पाता। फॉर एग्जांपल जैसे मान लो किसी बच्चे के किसी एग्जाम के अंदर जो मार्क्स हैं वो कम आते हैं, अगर आप उसको प्रेरित कर देते हो, आप उसको मोटिवेट कर देते हो तो वो और भी अच्छा करने की कोशिश करेगा। अगर आप किसी बच्चे को ये बोल दो रहने दे भाई तू नहीं कर सकता, तेरे से नहीं होगा, तो वो बच्चा वाकई में नहीं कर पाता। उसके बाद रुचि, किसी भी कार्य को करते समय या कराते समय अधिगम करता कि उसके अंदर अगर रुचि है, अगर उस कार्य के अंदर वो रुचि ले रहा है तो इस स्थिति में आपके जो सीखने की प्रक्रिया वो तेज होगी और वो जल्दी कार्य हो जाएगा। उसके बाद शिक्षण विधि, अधिगम क्रिया में शिक्षण विधि का महत्वपूर्ण योगदान होता है। यदि शिक्षण विधि प्रभावशाली नहीं है तो इस स्थिति में अधिगम की जो प्रक्रिया प्रभावित होगी। जैसे कक्षा में शिक्षक के द्वारा किया जाने वाला शिक्षण यदि प्रभावशाली नहीं है तो इस स्थिति में छात्र जो समझने में जो भी उसको समझाया जाएगा वो असमर्थ होगा। पाठ्य सामग्री की संरचना, अधिगम प्रक्रिया में यदि पाठ्यक्रम को सरल से कठिन की ओर सिद्धांत के आधार पर संगठित किया जाता है तो वह अधिगम में सहायक होगा। जैसे किसी भी कार्य की शुरुआत करते समय यदि हम उसमें सबसे पहले सरल कार्य को फिर धीरे धीरे कठिन कार्य को करते हैं तो अधिगम तेज होता है।
उसके बाद अगर हम अधिगम की विधियां देखें तो शिक्षण अधिगम की कुछ विधियां: करके सीखना, अनुकरण द्वारा सीखना, निरीक्षण करके सीखना, परीक्षण करके सीखना, सामूहिक विधियों द्वारा सीखना, समूह अधिगम। कुछ सामूहिक विधियां होती हैं, वाद विवाद हो गया, जैसे पूरी क्लास है, पूरी क्लास को 2 पार्ट्स के अंदर आपने डिवाइड कर दिया, वाद विवाद विधि हो गया, सम्मेलन विचार गोष्ठी हो गया, कार्यशाला हो गया, प्रोजेक्ट मेथड हो गया, डाल्टन व बेसिक विधियां हो गई, ये सामूहिक विधियां होती हैं। उसके बाद सीखने या अधिगम के नियम। E.L. थॉर्नडाइक ने सीखने के 3 मुख्य नियम और 5 गौण नियम बताए हैं। थॉर्नडाइक के अधिगम के मुख्य जो नियम होते हैं वो है तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम। अभ्यास के नियम को 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर दिया, उपयोग का नियम और अनुपयोग का नियम। और तीसरा आता है प्रभाव और परिणाम या संतोष का नियम। अगर गौण नियम की बात की जाए तो अधिगम या सीखने के गौण नियम इस प्रकार हैं: बहु प्रतिक्रिया का नियम, अभिवृत्ति या मनोवृत्ति का नियम, आत्मीकरण का नियम, आंशिक क्रिया का नियम, संबंधित परिवर्तन का नियम। इनके ऊपर अलग से भी वीडियो बनाई जाएगी, तो आप वहाँ से भी इनको देख सकते हैं। अधिगम के सिद्धांत की अगर बात करें, हिलगार्ड ने अपनी पुस्तक थियोरीज ऑफ लर्निंग में अनेक सिद्धांतों का वर्णन किया, जिसमें 5 सिद्धांत मुख्य हैं और उनके प्रतिपादक इस प्रकार हैं। अधिगम के जो सिद्धांत हैं, पहला सिद्धांत अगर की बात की जाए तो थॉर्नडाइक का सीखने का सिद्धांत। थॉर्नडाइक ने अपनी पुस्तक शिक्षा मनोविज्ञान में सीखने का एक सिद्धांत प्रतिपादित किया, जिसके अन्य नाम इस प्रकार हैं: थॉर्नडाइक का संबंधवाद, संबंधवाद का सिद्धांत, उद्दीपक सिद्धांत, सीखने का संबंध सिद्धांत, पर्यटन एवं भूल का सिद्धांत। यानी ये नाम हैं, सिद्धांत एक ही है, उसके नाम अलग अलग। और किस पे जो थॉर्नडाइक है, थॉर्नडाइक ने किस पशु पर या किस जानवर पर अपना जो आविष्कार किया था या जो अपना प्रयोग किया था वो था बिल्ली। उसके बाद संबंध प्रतिक्रिया सिद्धांत, ये पेवलोव ने किया था। और पेवलोव ने अपना जो सिद्धांत है वो अपना जो प्रयोग है वो किसके ऊपर किया था? कुत्ते के ऊपर किया था। पेवलोव के सिद्धांत के अन्य जो नाम है, इस सिद्धांत को अलग से क्या बोलते हैं? क्लासिकल थ्योरी भी बोलते हैं, CR थ्योरी बोलते हैं, शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत बोलते हैं। इसके ऊपर अलग से भी वीडियो बना रखी है, लिंक मैं ग्रुप इसमें डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल दूंगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। उसके बाद प्रबलन सिद्धांत CL हल ने, और CL हल ने ये बंदर के ऊपर किया था। उसके बाद क्रिया प्रसूत का सिद्धांत BF स्किनर, और BF स्किनर ने अपना जो प्रयोग है वो किया था चूहे के ऊपर। उसके बाद सूज का सिद्धांत कोहलर, और कोहलर, वर्दीमर और कोफका गेस्टाल्टवादी, और इन्होंने वन मानुष के अंदर ये अपना सिद्धांत किया था। उसके बाद स्थानांतरण का अर्थ व परिभाषा। अधिगम या प्रशिक्षण के स्थानांतरण से अभिप्राय किसी सीखी हुई क्रिया या विषय का अन्य परिस्थितियों में उपयोग करने से होता है। देखिए, स्थानांतरण का मतलब होता है जैसे आपने कोई भी अधिगम ले रखा है और उस अधिगम के बल पर आप किसी दूसरे कार्य को करते हो तो वो स्थानांतरण कहलाता है। स्थानांतरण का परिस्थिति में अगर सोरेनसन के अनुसार देखें तो स्थानांतरण का परिस्थिति में अर्जित जो ज्ञान होता है प्रशिक्षण है या आदतों का दूसरी स्थानांतरित किए जाने वाले का उल्लेख करता है। क्रो एंड क्रो के अनुसार सीखने के एक क्षेत्र में प्राप्त होने वाले ज्ञान या कुशलताओं का और सोचने, अनुभव करने या कार्य करने की आदतों का सीखने के दूसरे क्षेत्र में प्रयोग करना साधारणतः प्रशिक्षण का स्थानांतरण कहलाता है। अधिगम स्थानांतरण के जो प्रकार हैं, अगर प्रकार की बात की जाए तो ये इसके जो प्रकार होते हैं वो 3 प्रकार हैं। और 3 प्रकार में कौन सा है? सबसे पहला आता है धनात्मक या सकारात्मक स्थानांतरण। जब एक परिस्थिति में सीखा गया ज्ञान अथवा क्रिया दूसरी परिस्थिति में ज्ञान और क्रिया को अर्जित करने में मदद करती है तो वो सकारात्मक कहलाती है। जैसे साइकिल अगर आपको चलानी आती है तो उसके बल पर आप मोटरसाइकिल चलाना सीख लेते हैं। अगर आप गणित का ज्ञान जानते हैं तो व्यापार में आपका वो सहायक होता है। अगर आप ज्योग्राफी का ज्ञान जानते हैं तो वो हिस्ट्री के अंदर काम करता है। उसके बाद ऋणात्मक स्थानांतरण। ऋणात्मक अथवा नकारात्मक स्थानांतरण तब होता है जब पूर्व संचित ज्ञान नवीन ज्ञान के सीखने में रुकावट पैदा करता है। जैसे हिंदी भाषा में गिनती सीखने पर हम अंग्रेजी भाषा की गिनती सीखते हैं तो हिंदी भाषा की बनावट हमें रुकावट पैदा करती है। भाई हिंदी की जो लिपि है वो अलग है, हिंदी के जो अक्षरों की बनावट है वो अलग है, और इंग्लिश के जो अक्षर हैं उसकी बनावट अलग है। तो जब हम हिंदी
के गिनतियाँ हमें आती हैं और जब हम इंग्लिश के अंदर सीखते हैं तो वो कहीं ना कहीं थोड़ा रुकावट पैदा करती है। और उसके बाद लास्ट आ जाता है शून्य स्थानांतरण। जब पूर्व संचित ज्ञान नवीन ज्ञान सीखने में कोई मदद नहीं करता या कोई रुकावट नहीं करता, उसको बोलते हैं शून्य स्थानांतरण। मानव मस्तिष्क में ऐसा बहुत ज्ञान होता है जो किसी भी समय मानव के सीखने को प्रभावित नहीं करता, इसलिए विद्वानों ने इसे स्थानांतरण नहीं माना। अब जब आप कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं तो उसका निष्कर्ष जरूर होना चाहिए, कंक्लूजन, तभी आपका क्वेश्चन कंप्लीट माना जाता है। निष्कर्ष के तौर पर कहा जा सकता है कि सीखना या अधिगम मानव जीवन का एक अहम हिस्सा है और जीवन पर्यंत चलता ही रहता है। एक और मनुष्य में ही नहीं, बल्कि केवल अधिगम मनुष्य में नहीं, बल्कि छोटे छोटे जीव या बड़े जीव या जीव जंतु या पशु पक्षी या कीड़े मकोड़े सभी में पाया जाता है। पर मनुष्य के लिए सीखना किसी ने समस्याओं का समाधान करने में सहायक सिद्ध होता है। मानव हर एक समस्या से कुछ न कुछ सीखता है, तो अनुभव करता है, अनुभव का संगठन करता है और उन्हीं संगठनों या मानव के व्यवहार में परिवर्तन होता है और उनका विकास होता है। मानव के सामने कोई लक्ष्य रख दिया जाए तो उनके लिए उद्देश्य हो जाता है और उसे पाने के लिए वह दिन रात मेहनत करता है। इन महीनों या इस तरह से अगर देखा जाए तो उसे अपने जीवन में कुछ न कुछ सीखने को मिलता है। तो प्रिय साथियों, प्रिय विद्यार्थियों, ये था आप लोगों के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो डीएलएड या बीएड या एमएड सभी कोर्सेज के अंदर ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। वीडियो अगर पसंद आई तो लाइक कर देना, शेयर कर देना। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आगे की वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।